नमस्कार। चर्चा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि कुछ विषय लगातार चर्चा में बने हुए हैं, वही सारे विषय मैं आपके साथ यहां पर लेकर उपस्थित हूं, जिसकी कुछ चर्चा भी करूंगा, जिसकी चर्चा आप भी लगातार करते हुए देखे जा रहे हैं। कुछ विषय ऐसे बने हुए हैं, सुर्खियों में हैं, कहा जा सकता है हेडलाइंस बनी हुई हैं और उन पर बातें कुछ हो रही हैं। देखिए, मैं शुरुआत कर लेता हूं। एक जो बड़ा विषय है जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, एक शब्द आया है मैरिटल रेप। मैरिटल रेप का मतलब समझिए, इसका अर्थ होता है, हालांकि आप जानते होंगे, यह है वैवाहिक बलात्कार। मतलब कि विवाह के बाद भी अगर ये अगर संबंध इच्छा से ना हो या इच्छा के विरुद्ध हो, पत्नी की, महिला की, तो इसको लेकर भी अभी जो बहस है वो तेज हो गई है। हालांकि ये बहस वर्षों से चल रही है, ये बातें हो रही हैं और इसमें कुछ दंडात्मक प्रावधान की भी बातें हैं। बहुत से ऐसे विषय बीच बीच में आते रहे हैं, लेकिन अब ये मामला शीर्ष कोर्ट के पास है। शीर्ष कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वहाँ ये मामला ऐसे पहुँचा कि पहले भी इस पर बातें हुई, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है, वहाँ पर एक ऐसा ही विषय गया था। उस विषय पर सुनवाई के दौरान जो कोर्ट का फैसला था, जो जजेस थे, बेंच था, वहाँ एक विभाजित फैसला आया था। विभाजित फैसला मतलब कुछ पक्ष विपक्ष इस प्रकार की कुछ बातें थी। तो अब ये विषय सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इस पर बात कर रहा है। तो केंद्र ने भी इसमें कुछ बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कुछ बातें कही हैं। केंद्र की जो सरकार है, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये बात केंद्र ने जो कही है, उसके पीछे मैं देख रहा था कुछ जो तर्क दिए जा रहे थे कि इसमें इसे पूर्ण रूप से एक अपराध घोषित किए जाने के अलावा भी इसमें बहुत से ऐसे और भी विधान हैं, दंड के प्रावधान हैं, जैसे कि जो मैरिटल और भी जो उससे संबंधित जो दंडात्मक विधान दिए गए हैं, वो भी है, जिसमें घरेलू हिंसा सहित तमाम और भी विषय हैं। तो ये कहा गया है कि ये कोई इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके लिए अन्य उपयुक्त दंडात्मक प्रावधान, मतलब अन्य उपयुक्त, मैंने जैसा कहा कि घरेलू हिंसा और इस प्रकार की और भी अलग अलग चीज़ें हैं, उसके लिए अलग अलग दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। इसलिए इससे अपराधित, इस तरीके से पूर्ण रूप से अपराधित घोषित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इसमें एक भी बात था कि ये जो मुद्दा होगा, कानूनी मुद्दे से ज़्यादा, जो केंद्र ने कहा है कि ये जो जिसको मैरिटल रेप कहा जा रहा है, ये कानूनी मुद्दा होने से ज़्यादा एक सामाजिक विषय है, सामाजिक मुद्दा है। और उसमें ये भी बात कही गई है कि इस पूरे विषय में अगर हम कोई नियम फैसला लेते हैं, कोई बात करते हैं, तो उसमें सभी जो इससे संबंधित हितधारक हैं उनसे और साथ ही साथ सभी राज्यों से भी परामर्श लेना आवश्यक है इस विषय पर। जब इस पर कोई हम फैसला ले, कोई कानून इस पर ऐसा बने या फिर इसे दंडात्मक प्रावधान घोषित किया जाए या फिर वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया जाए, इस पर ये बातें कही गई हैं। और केंद्र ने ये भी कहा है कि शादी में जो पति पत्नी होते हैं, उनके बीच जो भी संबंध होते हैं, तो उसमें ये, हालांकि केंद्र ने इस बात को जरूर माना है और कहा है कि ये जो शादी के बाद जो भी संबंध होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो उनकी इच्छा के, किसी की भी इच्छा के किसी प्रकार विरुद्ध हों, या फिर एक तरीके से समझ लिए कि किसी की भी गरिमा को, किसी के सम्मान को किसी भी स्थिति में ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता। उसके खिलाफ जाकर, उसके विपरीत जाकर कोई काम नहीं किया जा सकता। तो ये एक विषय है जिस पर कि लगातार चर्चा हो रही है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल भी भारतीय दंड जो विधान है, भारतीय दंड की संहिता 275 का 375 की बात की थी, उसके कुछ और भी अपवाद हैं, प्रावधान हैं, उस पर बात की थी। और इस पूरे मामले में जब ये दिल्ली हाईकोर्ट का एक विभाजित फैसला आया था, उसके बाद अब ये मामला है, और जिस पर मैंने कहा कि केंद्र ने क्या बातें कही हैं और आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ निर्णय होगा, देखना होगा। लेकिन ऐसे मामले में जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस पर सभी की राय आवश्यक है। तो ये एक विषय था। दूसरा विषय है जो कि मैं देख रहा था कि, और कुछ सुन भी रहा था, जिसकी लगातार चर्चा हो रही है, बातें हो रही हैं कि जनप्रतिनिधि हैं वो कैसे कैसे विरोध जता सकते हैं, कैसे कैसे, मैं ये भी कह सकता हूं, क्योंकि मैं सुन रहा था कुछ राजनीति के जानकारों से, विशेषज्ञों के साथ बैठा हुआ था, तो वो ये भी कह रहे थे कि
आप विरोध को एक कैसे एक इवेंट बना सकते हैं, उसे कैसे इतना रोचक बना सकते हैं। अब होड़ इसकी मची हुई है कि अगर आप विरोध कर रहे हैं तो इतना रोचक हो वो विरोध, इतना उसमें दृश्य का भाव इतना भरा हुआ हो कि वो लोग देखें तो जरूर। आपके विरोध से वो कितने सहमत हैं, आप जो कह रहे हैं उससे वो कितने सहमत हैं, असहमत हैं, ये तो बात की बात है, लेकिन उसकी चर्चा जरूर हो। तो यही जो बात निकल कर आती है उसकी चर्चा जरूर हो, तो इसकी चर्चा हो रही है। ये बात है कि महाराष्ट्र के मंत्रालय में अजीत पवार जो उप मुख्यमंत्री हैं, तो उप मुख्यमंत्री का जो सचिवालय है उनकी तीसरी मंजिल से बताया जा रहा है, उसकी मंजिल से, तीसरी मंजिल से कुछ विधायकों ने, जिसमें कि एक डिप्टी स्पीकर भी शामिल हैं जिनका नाम है नरहरी छिरवल, ये नाम बताया जा रहा है। मतलब कुछ एमएलए के साथ जो डिप्टी स्पीकर है उन्होंने भी छलांग लगाई, और छलांग जैसे लगाई तो वहाँ पर सुरक्षा की जाली पहले से लगाई गई थी, वो सुरक्षा जाली में ही कूदे कुल मिलाकर। और बात क्या थी? बात ये थी कि एससी कोटे से आरक्षण का विषय था, एससी कोटे से आरक्षण का विषय था। और वो ये कह रहे थे, ये जो कूदने वाले लोग थे, जो छलांग लगाने वाले लोग थे, जो इसके विरोध में जो लोग थे, वो ये कह रहे थे कि उनकी मांगें नहीं मानी जा रही है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। ये जो मामला है अभी पिछले कुछ दिनों से ये चल रहा है कि आदिवासी जो विधायक हैं वो एकनाथ शिंदे से ही मिले थे, और काफ़ी कोशिश के बाद उप मुख्यमंत्री से भी वो मिल पाए थे और वो ये मांग कर रहे थे। लेकिन अब जो बात हो रही है कि जो बड़ा विषय ये था कि इसमें एक जो वर्ग है उसे इसमें शामिल किए जाने को लेकर ये पूरा मामला चल रहा था कि उसे शामिल किया जाए ना किया जाए। तो उसी बात को लेकर ये जो विधायक थे उन्होंने अपनी मांग रखी थी, और अपनी मांग के समर्थन में ये छलांग लगाई थी, और कहा था कि उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तो वो छलांग लगाएंगे मंजिल से। अब इसलिए ये पूरा विषय जो है वो चर्चा में है, क्योंकि अपनी मांग को लेकर छलांग लगाई। अब देखिए मांग कितनी मानी जाती है, नहीं मानी जाती है, लेकिन इसकी चर्चा इसलिए बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि जो विरोध का जो एक माध्यम चुना गया, विरोध का जो एक प्रारूप चुना गया, विरोध का जो एक कहिए कि उपक्रम चुना गया, वो ऐसा था कि वो दृश्य के लायक तो हो, वो दर्शनीय तो हो, मतलब उसे लोग देखें तो जरूर। हालांकि बहुत से लोगों ने इस पर आश्चर्य भी जताया, और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मान लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि कोई दुर्घटना हो जाती, जो सुरक्षा के लिए नेट लगाए गए थे, अगर उनमें कोई गड़बड़ी आ जाती, उनमें कहीं कोई चूक हो जाती, तब इसके परिणाम दूसरे भी हो सकते थे। हालांकि इसके प्रबंध ठीक ठाक किए गए थे और कुछ ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन अपनी मांग मंगवाने का, विरोध प्रदर्शन करने का ये भी एक अनोखा तरीका देखने को मिला महाराष्ट्र में। चलिए अब अगली खबर ले लेते हैं, जो अगली चर्चा का विषय है वो ले लेते हैं। अगला समाचार जिसकी लगातार चर्चा हो रही है उस पर हम बात करते हैं। देखिए मैंने भी कल कहा था, एक बात मैंने कही थी कि जो कुछ विषय होते हैं वो विषय अपनी जगह बने रहते हैं, उनमें कुछ डेवलपमेंट होता जाता है, उसमें कुछ आयाम जुड़ते चले जाते हैं, कुछ घटते चले जाते हैं, और इसलिए भी वो लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं। जैसा कि मैंने कल बात की थी, जो इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है। एक दूसरा विषय और भी है, जो तिरुपति मंदिर में, तिरुपति के बालाजी के मंदिर में लड्डू है, उस पर विवाद चल रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है। टिप्पणी क्या की है? कहा है, चिता दिया है सबको साफ साफ, नेताओं को और राजनीतिज्ञों को, राजनीतिक दलों को, और कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसे वो राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। मतलब यहाँ पर आप राजनीति नहीं कर सकते, राजनीति बिल्कुल यहाँ पर स्वीकार्य नहीं है। यहाँ पर कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से ही, संविधानानुकूल ही कार्य होगा। और ये सारी जब बातचीत चल रही थी तब याचिकाकर्ताओं के जो वकील हैं कपिल सिब्बल, उनसे भी सिब्बल के बीच भी जो तीखे दलीलें जो पेश की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जितनी याचिकाएं आज लगी हुई थी, आंध्र प्रदेश सरकार के वकील हैं मुकुल रोहतगी और याचिकाकर्ताओं के वकील हैं कपिल सिब्बल, इन दोनों के बीच काफ़ी तीखी बहस चली कुछ विषयों को लेकर।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कहा जा सकता है कि बड़ा फैसला दिया है। इसमें उन्होंने एक एसआईटी के गठन का फैसला दिया है, आदेश दिया है, जिसमें कि इस एसआईटी में समझिए कौन-कौन होंगे। इस एसआईटी में सीबीआई के 2 अधिकारी होंगे, उसके साथ ही साथ राज्य पुलिस के भी 2 अधिकारी होंगे और एफएसएसएआई जो कि प्रमाणन संस्था है, जो खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, उसकी गुणवत्ता देखती है, उसका भी एक अधिकारी शामिल होगा। कुल मिलाकर ये जो सदस्य होंगे इस एसआईटी के सदस्य होंगे। और सुप्रीम कोर्ट जो 30 सितंबर को भी इस मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें सॉलिसिटर सुतार जनरल तुषार मेहता ने यह तय करने के लिए कहा था कि मामले की जांच राज्य की एसआईटी से करवाई जानी चाहिए या फिर किसी स्वतंत्र एजेंसी से। ये उस समय की बात हुई थी जब ये पूछा गया था कि ये जांच क्या किससे करवाई जाए, किसी एसआईटी से करवाई जाए जो निष्पक्ष एजेंसी है उससे करवाई जाए, या फिर राज्य में जो टीम गठित की गई है, एसआईटी गठित की गई है, उससे जांच कराई जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें सीबीआई के 2 सदस्य, राज्य सरकार की पुलिस के 2 सदस्य, आंध्र सरकार की पुलिस के 2 सदस्य और एक एफएसएसएआई का सदस्य होंगे, जो कि इस पूर्ण मामले में जांच करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि इस बार कोर्ट ने अपना बिल्कुल कहा जा सकता है कि बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा है, अपने स्पष्ट विचार बता दिए हैं कि यहाँ पर जो भी बातें हो रही हैं, दलीलें हो रही हैं, वो राजनीति प्रेरित ना हो। इससे पहले भी जो सार्वजनिक बयान दिया गया था मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा, उस पर भी कुछ सवाल उठाए गए थे। तो अब ये देखना होगा कि जब ये एसआईटी गठित होती है, हालांकि इसमें भी अभी बहुत सी बातें हैं, जो क्या रिपोर्ट आती है, क्या कुछ निकल कर आता है, उसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, सब कुछ साफ हो पाएगा कि आखिर हो क्या रहा है। तो ये कुछ विषय थे जिस पर कि आज हम चर्चा कर रहे थे। अब देखिए आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ निकल कर आता है। एक और विषय था जिस पर कि मैं कहा कि वो विषय बना हुआ है, वह है इजराइल और ईरान के बीच युद्ध। जैसा मैं कल भी कह रहा था कि इस पर ये जो युद्ध चल रहा है, ये जो कहा जा सकता है घमासान चल रहा है, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। और कारण इसका यही है कि मैंने जैसा कल भी कहा था, एक आशंका जताई थी कि कहीं ये युद्ध जो है 2 खेमे में ना बढ़ जाए, कुल मिलाकर विश्व युद्ध की दिशा में कदम आगे ना बढ़ा दे। और जैसा मैं देख रहा था मीडिया रिपोर्ट्स में कि ईरान की तरफ से यह अपील भी की गई है कि इस युद्ध में जो अरब के जो मुसलमान हैं वो साथ दें, मतलब एक तरीके से समर्थन में आए। और मैं जो कल बात कर रहा था कि अगर ये सब होता है और जितने अरब के जितने देश हैं, मैंने नाम गिराए थे, वहां अगर ये स्थिति बनती है, वो साथ आते हैं, निश्चित रूप से मतलब वो युद्ध में शामिल होंगे। अब समर्थन किस रूप से देते हैं ये भी एक विषय है, लेकिन कुल मिलाकर इससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है, कुल मिलाकर भारत का जो आयात निर्यात उन देशों के साथ है, उस पर असर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था तो नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि भारत इन देशों की बजाय किन्हीं और देशों से व्यापार में इसकी पूर्ति कर ले, लेकिन उन देशों से जो भारत का व्यापार होता है उस पर जरूर असर पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, विदेशी मुद्रा का मामला हो, आयात निर्यात का मामला हो, विषय हो। लेकिन अब जब ये बातें हो रही हैं, इस बीच अमेरिका की भी जो कुछ बातें सामने आ रही हैं कि उसे उन्होंने कहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स ही देख रहा था मैं, कि इजराइल जो है उसे आत्मरक्षा का अधिकार है। दोनों ओर से धमकियां दी जा रही हैं, बातें की जा रही हैं। कुल मिलाकर संकेत यही मिल रहे हैं, कहीं भी यह संकेत कहीं नहीं मिल रहा है कि युद्ध खत्म करने की दिशा में, युद्ध समाप्त करने की दिशा में, किसी शांति समझौते की दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए। जो बातें हो रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स में बातें सामने आ रही हैं, वो यही आ रही हैं, वह बातें यही बताती हैं कि बात हो रही है सिर्फ युद्ध की, कि कैसे किस पर हमला किया जाए और हमले का कैसे बदला लिया जाए। तो ये विषय भी लगातार बना हुआ है और मेरा ऐसा मानना है कि यह अभी आने वाले कई दिनों तक लगातार बना रहेगा, जो कि चर्चा में रहेगा। तो आज ये कुछ विषय थे जिस पर की चर्चा हो रही थी, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर भी, जो मैंने आपके साथ साझा की। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही कि फिर किसी चर्चा के ऐसे विषयों को लेकर, ऐसे अनन्य विषयों को लेकर मैं आपके साथ उपस्थित होऊंगा और करेंगे उस पर चर्चा कि क्या बातें हैं और चर्चाओं में क्या खास है। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।